कार्बन क्रेडिट क्या है, इसकी चर्चा बहुत हो रही है और इसका आज जो हमारे किसान हैं उनको इसका फ़ायदा कैसे मिले। कार्बन क्रेडिट आने वाले समय का पैसा है और डॉलर में पैसा है, यह भी सही बात है, बट फार्मरों तक प्रॉपर अभी पहुंचा नहीं है। इंटरक्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कम खर्च में मुनाफा ज़्यादा है तो उसके लिए अंतर्वर्ती फसल तो लगाना चाहिए। एनपीके बैक्टीरिया क्या है, इनको प्राकृतिक रूप से खेत के अंदर कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि हर फसल की नीड है एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, और इससे ज़्यादा ज़रूरत है। कम खर्च में उत्पादन ज़्यादा कैसे ले सकते हैं और अच्छी क्वालिटी कैसे निकाल सकते हैं। वो भट्टी खाद एक संतोष भाई छोटा सा कॉन्सेप्ट है जी, जिससे किसान का इमीडिएट खर्चा आधा होता है। आने वाले समय में जैसे ऑटोमेशन बोलते हैं जिसको, कि एक ही जगह से खाद पानी और सारा मैनेज कर दे, तो उसका क्या फ़ायदा होगा किसानों को। तो सेंट्रलाइज वॉल करने में एक तो लेबर बचेगा, दूसरा समय बचेगा, तीसरा धीरे से बेबी स्टेप लेकर ऑटोमेशन पे जाएगा तो फार्मिंग में 50% से ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगा। बड़वानी क्षेत्र में जहाँ अपन बैठे हैं, यहाँ केले के भविष्य को लेके या केले का एक्सपोर्ट को लेके आपके क्या सुझाव है। ऑलरेडी मेरा एक वर्टिकल है बाइंग एंड सेलिंग का, तो मैं खुद बड़वानी में रहता हूँ, पर मैं मजबूर हूँ कि यहाँ के फार्मर धीरे धीरे सीख रहे हैं, जल्दी से नहीं आ रहे हैं, तो मजबूरी है कि मैं खुद मेरे घर गांव से मैं एक्सपोर्ट की गाड़ी नहीं बना पा रहा हूँ। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम संतोष लछेटा। आज हम ग्रोसीफाई तरफ से जो बलराम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसान पाठशाला चलाते हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि भाई किसानों के लिए क्या क्या होना चाहिए और किसानों के लिए किस तरह से वो काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, तो इस बारे में वो विस्तृत जानकारी देंगे। बलराम भाई से मैं निवेदन पहले अपना परिचय दे। वैसे तो वो परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं हमारे जो किसान नए जुड़ने वाले हैं उनको उनका पूरा परिचय मिले। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। बलराम किसान सारा ही भारत जानता है, कुछ कुछ भारत के बाहर भी जानता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि एक किसान से बात करने के लिए बैठा है, किसानों के लिए। तो हम तलुन में हैं, मध्य प्रदेश में, और पूरे भारत के किसानों के कुछ शायद क्वेश्चन हैं। संतोष जी ने मेरे से जिक्र किया कि हम कुछ चर्चा करते हैं, तो उसको आपके सामने रखते हैं। अभी पहला सवाल है मेरा बलराम भाई आपसे कि आज कार्बन क्रेडिट क्या है जी। इसकी चर्चा बहुत हो रही है। कार्बन क्रेडिट के बारे में, इसका जो भुगतान हो रहा है डॉलरों में हो रहा है, और इसका आज जो हमारे किसान हैं उनको इसका फ़ायदा कैसे मिले, इस बारे में आप बताइए। बहुत सही प्रश्न पूछा है आपने। कार्बन क्रेडिट आने वाले समय का पैसा है और डॉलर में पैसा है, यह भी सही बात है, बट फार्मरों तक प्रॉपर अभी पहुंचा नहीं है। फार्मरों तक पहुंचने के लिए किसानों की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनसे हमें जुड़ना पड़ेगा। हमारे नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर्स है वहाँ पर हमें मिल करके बात करनी पड़ेगी, और उनकी सेवाओं की सूची आती है कि आपको कार्बन क्रेडिट कैसे मिलेगा। सरल शब्दों में, आपके खेतों में ऐसे पेड़ होना चाहिए जिनको आप कंटिन्यू रखोगे, जिनको फसलों के जैसे काटोगे नहीं, और वो पेड़ वायुमंडल से खराब हवा को सोखेंगे। फार्मर की भाषा में अगर मैं बोलूँ, जो कार्बनिक हवाएं हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनको बड़े पेड़ जो कंटिन्यू रहेंगे साल दर साल, वो उन गलत हवाओं को सोखेंगे और उनको मिट्टी में, ज़मीन में उतार करके कार्बन बनाएंगे, जिससे वो मिट्टी भी उर्वरक होगी, वायुमंडल की हवा भी शुद्ध होगी, और उससे किसान को पैसा मिलेगा। उस सर्टिफिकेशन, उस जांच के एक वेरिफिकेशन के नोट को बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। और यह काम में आता है उन इंडस्ट्रीज को जो इंडस्ट्रीज हार्मफुल गैसेस वायुमंडल में छोड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्सर्जन कर रही है और वायुमंडल में छोड़ रही है, तो उनको चाहिए मैंडेटरी कि वो पेड़ पौधे लगाए। तो बहुत सारी कंपनियों के पास पेड़ पौधे लगाने की जगह नहीं है, बट वो उनकी चिमनियाँ जल रही है, गैस निकल रही है और हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। तो हमारे किसान उन कंपनियों के बीच में, दोनों का कोलैबोरेशन वाला एक बीच का कड़ी बनता है जो किसान तक पैसे पहुंचाता है।
जैसे कि आपने मेड़ पर बांस के पौधे लगाए या आपने मेड़ पर केले के पौधे लगाए। बांस के पौधे आपके 10 साल चलेंगे, केले के पौधे आपके 2 साल में निकल जाएंगे, तो वो कार्बन क्रेडिट के दायरे में आएगा नहीं। वहाँ आपने आम का लगाया या इमली का पेड़ लगाया या शीशम का लगाया या सागवान का लगाया, तो वो कार्बन क्रेडिट के दायरे में आएगा। वो खराब हवाओं को सोखेगा, वायुमंडल को शुद्ध करेगा, उसका ऑडिट होगा। एक बॉडी है जो ऑडिट करती है, वो हर 3 साल तक ऑडिट करती है। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आपका बंडल फाइल होता है यूएन में, और वहाँ से स्वीकृत होता है कि ये फार्मर सही चल रहे हैं। सैटेलाइट के द्वारा आपकी खेती को देखा जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, और उससे फिर आपको सर्टिफिकेशन आएगा। जैसे अगर 1 एकड़ का बांस है तो आपका 50 टन वो आउटपुट देता है, उसमें 1 कार्बन क्रेडिट बनता है। अब उसका ओपन मार्केट में रेट है, आप वहाँ पर रेट सर्च कर सकते हो कि 1 कार्बन क्रेडिट का कितना पैसा है। वो आपको पर ईयर मिलेगा अगर आपके खेत में हरे पेड़ हैं तो। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्रॉप कंपटीशन क्या होता है? एक इंटर क्रॉप मतलब एक क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप कौन कौन सी कंफर्टेबल होती है, और इंटर क्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कौन सी क्रॉप लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? जी, बहुत सही प्रश्न ढूंढ के ला रहे हो। क्रॉप कंपटीशन, हमने उदाहरण के लिए एक फसल लगाई है केला, तो सह फसल अगर हम लगाना चाह रहे हैं या हमें एक एक्स्ट्रा फसल की आजीविका चाहिए, हमें कुछ और जो मेन मुख्य फसल है उससे ज़्यादा हम सोच रहे हैं कि हमारे लेबर खर्च निकल जाए, हमारे डे टू डे की एक्टिविटी हम कर सकें, कम खर्च में मुनाफा ज़्यादा है, तो उसके लिए अंतर्वर्ती फसल तो लगाना चाहिए। बट क्रॉप ऐसी हो जो मुख्य फसल है उसको नुकसान ना दे। उदाहरण में अगर दूं केले का, तो केला हमारा साल भर की फसल है और चौथे महीने से उसकी स्पीडली ग्रो होती है। ग्रोथ उसकी बहुत फ्लो में होगी 4 महीने के बाद। तो हमारी अंतर्वर्ती फसल ऐसे होनी चाहिए जो 3 महीने में ही निकल आए, हार्वेस्टिंग हो जाए और मार्केट चले जाए। दूसरा, उस अंतर्वर्ती फसल की हाइट इतनी ना हो जो हमारी मुख्य फसल को सूर्य की रोशनी आने से रोके, या मुख्य फसल के ग्रोथ होने से उसमें रुकावट आए, जैसे जड़ों से भी आ सकती है और हाइट की वृद्धि होने से भी मुख्य फसल में रुकावट आती है। तो अंतर्वर्ती फसल ऐसी हो कि मुख्य फसल से कम उम्र की हो, मुख्य फसल से कम हाइट की हो, और मुख्य फसल की रूट जोन से थोड़ी डिस्टेंस पर हो, तो आप ले सकते हो। हाँ, अगर आप ऐसी फसल लगा रहे हो कि जैसे केला और पपीता दोनों साथ में लगा दिया, तो दोनों एक उम्र की है, दोनों एक जैसे हाइट पे जाएगी, दोनों के पत्ते एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, दोनों की रूट की डिजाइन बहुत ज्यादा होगी, तो वो गलत है आपका अंतर्वर्ती फसल लगाना। दोनों फसलों में कंपटीशन होगा जी। तो उस तरह की फसल आप नहीं ले पाओगे। जो भी फसल में अंतर्वर्ती करना है उसकी 1/3 एज की फसल आप ले सकते हो। जी। अगला सवाल मेरा ये है कि एनपीके बैक्टीरिया क्या है, इनको प्राकृतिक रूप से खेत के अंदर कैसे बढ़ाया जाए? जी, एनपीके बैक्टीरिया ये पौधे के मुख्य पोषक तत्व को डाइल्यूट करके प्लांट को खिलाने के काम में आते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, के मतलब पोटेशियम। एनपीके के बैक्टीरिया जमीन में रहने चाहिए। ये अगर हैं तो हम जो भी फर्टिलिटी कर रहे हैं उसको ये डिकम्पोस्ट करेंगे और प्लांट को खिलाएंगे। इसकी निरंतर वृद्धि के लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, और कई सारी किताबों में इसका उल्लेख है कि हमारी कोई सी भी फसल है उसका 1 स्क्वायर फीट का हरा पत्ता 8 घंटे के सनलाइट में 4 ग्राम सुक्रोज बनाता है। 4 ग्राम सुक्रोज जो हरे पत्ते में बनता है 1 स्क्वायर फीट के पत्ते में, वो 4 ग्राम सुक्रोज ट्रेवल करके रात में नीचे पहुंचता है पौधे की जड़ों के पास। तो ट्रेवल करने में उसका 1.5 ग्राम सुक्रोज बॉडी ले लेती है, उसको ट्रेवल कराने में 2.5 ग्राम सुक्रोज पहुंचता है पौधे की जड़ों में। और वो एन, पी, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनको जो कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया है, राइजोबियम, पीएसबी, केएसबी, इन बैक्टीरियाज का भोजन है सुक्रोज। जी। अब प्रकृति की संरचना समझिए कि पौधा सूर्य की रोशनी में हरे ब्लड से, क्लोरोफिल से सुक्रोज बनाता है। किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए, ताकि जड़ों में बैक्टीरिया जिंदा रहे, उनको भोजन मिलता रहे, ताकि बैक्टीरिया मेरी जड़ों के पास रहे। प्लांट क्या चाहता है? वो बैक्टीरिया मेरी जड़ों के पास रहे, इसलिए वो सूर्य की रोशनी में सुक्रोज बना रहा है।
और उसको बहुत ही आसानी से हम ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। अभी मार्केट में तो विधियां बहुत है। एक विधि है कि गुड़ गोबर गौमूत्र के आप 200 लीटर पानी में कंपोस्ट बैक्टीरिया बनाओ, उसको पौधों की रूट में हर 8 दिन में 15 दिन में डालो। लेकिन वो एक एक्सरसाइज है, हम डालेंगे फिर कम होंगे, डालेंगे फिर कम होंगे। तो उसके लिए अगर जड़ों के ऊपर आच्छादन रखा, बायोमास आच्छादन, जिससे एरिएशन हो और जड़ों में एक बार जो हमने बैक्टीरिया दे दिया वो वहीं रहे, और उसके बाद में ऊपर अगर आप वीएम स्प्रे करोगे, मिट्टी का स्प्रे पत्ते के ऊपर, तो वो सुक्रोज बनाने की प्रोसेस को बढ़ाता है। दुनिया में संतोष भाई ऐसा कोई सा प्रोडक्ट नहीं है जो हरे पत्ते से सुक्रोज बनाने की प्रोसेस को बढ़ाए। इसके लिए भारत के ही एक अच्छे एग्रीकल्चरर जो बड़े किसान हैं, जो एग्रोनॉमिस्ट बन गए हैं, चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी जी। मैं आपके प्रश्न का थोड़ा बड़ा जवाब दे रहा हूं, पर किसानों तक पहुंचेगा, शायद मुझे लग रहा है कि मैं बराबर पहुंच पाऊंगा। चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी हैदराबाद के हैं। उन्होंने मिट्टी के स्प्रे की खोज करी कि जो ऐसी जमीन जहां कभी यूरिया डीएपी पोटास नहीं हमने डाला, और उसके 5 से 6 फीट गहरे गड्ढे करने के बाद उसकी मिट्टी ऊपर से नीचे तक की मिट्टी हमने 2 दिन पाली में गलाई, उसमें थोड़ा सा वाइसिनोमेटा या सुक्रोज हमने डाल दिया 2 दिन तक, तो वो जो बैक्टीरिया है वो एक्टिवेट होते हैं, और वो मटमेला पानी जब हम कपड़ छान करके प्लांट को स्प्रे करते हैं तो पौधे की फोटोसिंथेसिस करने की प्रक्रिया 10 गुना से ज़्यादा बढ़ती है। पौधे में कोई रोग नहीं आता, और पौधा जो सुक्रोज बनाता है वो अनलिमिटेड वृद्धि करके ज़्यादा मात्रा में बनाता है, जिससे आपके एनपीके ड्रिप से चलाओ या हाथ से फर्टिलाइजर दो खेतों में, उससे जो बैक्टीरिया मर रहे हैं, अगर आप वीएम स्प्रे करते हैं तो ये प्लांट खुद सुक्रोज बनाता है, प्लांट की जड़ों के पास भेजेगा, और वहां के बैक्टीरिया ऑटोमेटिक मरने से ज्यादा बढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया तो चाहिए हमें, जो हमारे एनपीके को घोलकर प्लांट तक पहुंचाएंगे। दूसरा मैं ये पूछ रहा था भैया कि बैक्टीरिया क्या सभी फसलों के लिए देना फायदेमंद होगा, या सिर्फ जो हार्टिकल्चर क्रॉप है उसमें दे, उसी का बेनिफिट मिलेगा? ये भी थोड़ा हमारे किसान भाइयों को आप बताइए। बैक्टीरिया हर फसल को देना है, क्योंकि हर फसल की नीड है एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, और इससे ज़्यादा ज़रूरत है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत सारा मिट्टी में है, हमें मार्केट से लाना भी नहीं है, पर आप बैक्टीरिया डालते हो मार्केट से खरीद के या खुद बना करके या वीएम स्प्रे करते हो, तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता कम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी एक्टिवेट रहेगी, मिट्टी पोरस रहेगी। मिट्टी में एक्चुअली संतोष भाई मैंने जहाँ तक देखा है जीवंतता चाहिए, और बैक्टीरिया है तो हमारी मिट्टी जीवित है। वरना आप एनपीके या रासायनिक फर्टिलाइज़र या बीच बीच में हमें कभी जड़ें खराब होती है तो केमिकल भी चलाना पड़ते हैं, मजबूरी है किसानों की कि हमें फसलें ग्रो करना है तो कुछ ना कुछ उसे फील्ड में डालना है। इसके पैरेलल हमें बैक्टीरिया कंटिन्यू देते रहना चाहिए, मेरी समझ से। दूसरा मैं ये पूछ रहा था भैया कि जैसे बैक्टीरिया देना है, ये तो आपने बहुत ही अच्छा बताया, पर बैक्टीरिया कौन से सीजन में ज़्यादा, जैसे बारिश का समय रहे तब दे ज़्यादा बेटर है, या समर में देना ज़्यादा बेटर है, या ठंडी में देना ज़्यादा बेटर है, या किस समय अपन किसान देगा तो उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा? ये एक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई किस सीजन में ज़्यादा होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं, सही आपका लाइन में प्रश्न है। इसमें अगर मैं इसको पूरा ही एलेबरेट करूं जी, तो बैक्टीरिया पर डे दें या हर 15 दिन में दें, इसकी आवश्यकता नहीं है जी। बट आपने एक बार जो बैक्टीरिया दे दिया वो हमेशा जीवंत कैसे रहेगा, उसके लिए अगर हम कास्ट आच्छादन करते हैं या मिट्टी के ऊपर बायोमास बॉडी का आच्छादन करते हैं जी, कचरा मल्चिंग सरल भाषा में, तो हम महीने में आपके 12 महीने हैं, और हम भारत में जहाँ हैं, बड़वानी की अगर मैं बात करूँ, अब हम यहाँ से चर्चा कर रहे हैं जी, एमपी बड़वानी में, तो यहाँ पर हर महीना अपना अलग स्वभाव लेके आता है। ठीक। जनवरी में हैवी ठंड है, फरवरी अभी चालू हो गई है, ठंड कम हो रही है, रात में ठंड है, दिन में गर्मी है। मार्च चालू होगा, गर्मी की हवाएं बढ़ने लगेगी। अप्रैल चालू होगा, गर्म लू बढ़ जाएगी, और आपके जून में फिर सॉफ्ट होगा, जुलाई में बारिश आएगी। तो 12 महीने का नेचर अलग है, लेकिन हर महीने में आपके प्लांट को नीचे तो माइक्रोबेस कल्चर बैक्टीरिया चाहिए। अब आप ये कर सकते हो, अगर आपने कचरा मल्चिंग नहीं करी है तो आप हर 7 दिन में 200 लीटर पानी का घोल बनाकर बैक्टीरिया
दे सकते हैं, वो महीना कोई सा भी हो। लेकिन गर्मी में अगर बैक्टीरिया दे रहे हैं तो स्वाभाविक वो आउट होंगे, वो मरेंगे। गर्म पत्थर, अगर आपकी मिट्टी में पत्थर की संख्या ज़्यादा है तो बैक्टीरिया डिस्टर्ब होंगे। अप्रैल मई का टेम्परेचर है, पूरे भारत में 45 डिग्री प्लस जाता है, तो बैक्टीरिया जमीन के अंदर उतरते जाएंगे, आपके प्लांट में काम नहीं आएंगे। इसके लिए बेहतर यह है कि आप कचरा मल्चिंग करें, काष्ठ आच्छादन करें, फिर बैक्टीरिया महीने में एक बार भी देंगे तो चलेगा। और अगर कचरा मल्चिंग नहीं है, काष्ठ आच्छादन नहीं है, तो आप हर 7 दिन में देंगे तो भी गर्मी में बैक्टीरिया कम काम में आएंगे, बारिश में थोड़े से भी दिए तो ज़्यादा काम में आएंगे। ठंड में बैक्टीरिया काम में आएंगे वहाँ जहाँ कैनोपी बनी हुई है, वरना हेवी ठंड में भी बैक्टीरिया आउट होंगे, वो जड़ों के पास रहेंगे नहीं। जी जी। अगला सवाल मेरा ये है, किसानों के भी बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि भाई कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ घोलें, और जैसे फर्टिगेशन होता है केले के अंदर तो कौन कौन से फर्टिलाइजर उसमें मिला के अपन दे सकते हैं, कौन से फर्टिलाइजर को तुरंत मिला के देना है या किस में किसको मिलाना नहीं है, ये इस बारे में थोड़ी अब बताइए भैया। फर्टिलाइज़र हमारे पास ग्रेड भी कई सारे आ गए हैं और उनको फील्ड में एप्लीकेशन करने की विधाएं बहुत सारी हैं। तो पहला तो मेरा ये आंसर होगा कि आप जो ग्रेड फर्टिलाइज़र जिससे ले रहे हो वहाँ से समझना है कि चिलेटेड है या वाटर सोल्यूबल है या हार्ड फर्टिलाइज़र है। उसके मुताबिक आपको ये किस में कौन सा फर्टिलाइज़र मिला है, ये सारणी वहीं से मिलेगी। पर्टिकुलर मैं बड़वानी की तो बात बतला सकता हूँ, लेकिन पैन इंडिया वाले जो मुझे सुन रहे हैं, आपके क्षेत्र में कौन सा ग्रेड फर्टिलाइज़र का है, इसमें मेन आएगा कैल्शियम नाइट्रेट किसी के साथ नहीं मिलाना है, सिंगल चलाना है। इस तरह के कुछ और फर्टिलाइज़र है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी है, जिसको एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं कर सकते। जैसे चिलेटेड फर्टिलाइज़र है, आप जो ग्रेड खरीदोगे उसमें लिखा हुआ रहेगा चिलेटेड फर्टिलाइज़र, वो मैक्सिमम 2 फर्टिलाइज़र आपस में मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलाना चाहिए, वरना एक दूसरे की गुणवत्ता कम होगी, हमारा पैसा लग जाएगा और वो फील्ड में उपयोगी कम होगा। अब यहीं पर अगर मैं प्रकृति की बात करूं तो प्रकृति कैल्शियम और सल्फर को मिला करके देती है, जो आता है जिप्सम। हाँ, जिप्सम। बट हमने जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर बनाया है उसमें हम एक दूसरे के साथ नहीं मिला सकते, वो अलग अलग ही रखना चाहिए। जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट को तो हमेशा ही सिंगल रखो और मैक्सिमम कोशिश ये करो कि जब भी हमें फर्टिलाइजर देना है 2 फर्टिलाइजर से ज्यादा मिक्स ना करें। ठीक, जैसे अमोनियम सल्फेट के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सिंगल देना चाहिए या किसी के साथ मिक्स करना चाहिए, तो इसके बारे में आपकी कोशिश ये करें सिंगल ही दें। अगर हम ड्रिप इरिगेशन एडॉप्ट कर चुके हैं तो फिर आपको हर फर्टिलाइजर का अलग ड्रम रखना चाहिए, अलग घोलें और उनकी वेंचुरी इंजेक्ट अलग से पानी में दें। जैसे आपका मोटर पंप अगर 5 HP का है तो वो 1 घंटे में 35,000 लीटर पानी देगा। अब उस 35,000 लीटर में आपका 200 लीटर फर्टिलाइजर का घोल जिसमें आपने 5 किलो डाला है, इसका कॉम्बिनेशन अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 200 लीटर में 5 किलो मतलब 100 लीटर में 2.5 किलो, 2.5% आपने फर्टिलाइजर का घोल बनाया। ये 35,000 लीटर में जा रहा है तो कोई नुकसान नहीं है, अंदर इंजेक्ट एक साथ होगा तो चलेगा जी। बट आपने 2-3 फर्टिलाइजर है, अमोनियम सल्फेट है, इनको एक ही ड्रम में घोला है तो वो बैलेंस बिगाड़ देगा। वो तो हम ड्रिप को एडॉप्ट कर चुके हैं तो फर्टिलाइजर को सेपरेट घोलें और सेपरेट वेंचुरी रखें, इससे रिजल्ट 4 गुना ज्यादा आएगा। और स्प्रे करने में तो अलग ही रखो, 2 से ज्यादा को मिक्स ना करें। अभी जैसे भैया बहुत सारे किसानों ने जो ड्रिप डाल रखी है, बहुत सारे किसान सेंट्रलाइज ड्रिप कर रहे हैं और बहुत सारे किसानों के वाल इधर उधर फैले हुए हैं। तो जो लोग सेंट्रलाइज ड्रिप डाली है उनको वहां से कंट्रोल करने में आसान है। तो आने वाले समय में जैसे ऑटोमेशन बोलते हैं जिसको, कि एक ही जगह से खाद पानी और सारा मैनेज कर दे, तो उसका क्या फायदा होगा किसानों को और उससे कितना उत्पादन और यील्ड क्वालिटी क्या क्या असर आएंगे भैया, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बहुत ज्यादा बेनिफिट है उससे जी। अगर फार्मर सेंट्रलाइज ड्रिप पे जा रहा है, उसमें केवल शुरुआती चरण में आपका नक्शा और आपके कुछ पीवीसी बढ़ेंगे जी। आपको अगर 10 एकड़ में ड्रिप लाइन डालनी है तो 10 वॉल तो रख ही रहे हो, आप सेंटर में 10 वॉल रखो या आप मेड़ों पर 10 वॉल रखो, केवल इतना ही फर्क है। तो उसमें आपके 10 एकड़ में मुश्किल से 5-7 पाइप बढ़ेंगे। बट सेंट्रलाइज ड्रिप से आपका पहला तो ये हुआ कि लेबर खर्च बचेगा जी। आप स्वयं ही अगर कम लेबर की खेती कर रहे हो, आप खुद ही फार्मिंग में ज़्यादा अटेंशन हो तो खुद ही, क्योंकि लाइट रात में जाती है दिन में आती है, कभी 3 बजे रात को आएगी, तो आप बाइक से गए एक ही जगह खड़े होकर के आपने अपने सारे वॉल ऑपरेट कर लिए। उसमें बेनिफिट ये होगा कि आपने फिर इनकम कमाने के बाद एक स्टेप फिर ली कि आपने ऑटोमेशन के सोलोनाइट वाल लगा दिए उसमें जी।
और उसमें ये भी फैसिलिटी है कि आप अपने घर पे बैठ करके अपने मोबाइल से ही आप वॉल चेंज कर सकते हो। तो स्टेप फार्मर लेगा कब? जब वो पहले से ड्रिप लाइन को उस टाइप से फिट करके रखेगा। तो सेंट्रलाइज वॉल करने में एक तो लेबर बचेगा, दूसरा समय बचेगा, तीसरा धीरे से बेबी स्टेप लेकर ऑटोमेशन पे जाएगा तो फार्मिंग में 50% से ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि आप कैलकुलेट वाटर दोगे, आप उसमें कैलकुलेट फर्टिगेशन करोगे। जैसे ही फार्मर कैलकुलेशन पे आता है, हाँ आप ही से बात कर रहा हूँ, फार्मर अगर कैलकुलेशन पे आता है, पेन पेपर पे आता है, तो आपकी इनकम आसानी से 2 गुना होती है। आपको पता चलने लगता है कि आज मेरे वॉल बदलने में कितने लेबर लगे, आज मेरा फर्टिलाइजर देने में कितने लेबर लगे। क्यों ना मैं ही पैदल चलते गया, वॉक विन यू टॉक करते हुए गया और मैंने ही वॉल बदल दिए, तो आपका लेबर का खर्चा बच गया। तो ये सही दिशा है। आपने सेंट्रलाइज वॉल भी करना चाहिए और जो सक्षम फार्मर है उन्होंने ऑटोमेशन पे जाना चाहिए। दूसरा, ऑटोमेशन के बारे में कुछ जानकारी ये भी है भैया कि जैसे ऑटोमेशन में लाइट बंद होती है, बिजली की भी समस्या होती है किसानों के लिए, तो उसमें कंट्रोलर या प्रोग्राम कुछ डाल दिया जाता है कि भाई अपना एक पौधे को 5 लीटर या 10 लीटर पानी देना है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वाल चेंज करता है। तो इसका बेनिफिट है क्या, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। यही कैलकुलेशन मैंने अभी पिछले जवाब में दिया कि फार्मर को कैलकुलेट फार्मिंग पे आना है, अपनी सारी एक्टिविटी को कैलकुलेट करना है। तो जब हम कैलकुलेट फार्मिंग पे आते हैं तो हम अब ये माइक्रो सर्जरी पर जा रहे हैं कि हमने कौन सी फसल लगाई है, तो उसको इस 24 घंटे में कितना टेम्परेचर अभी फरवरी के महीने में है तो हम कितना पानी दें। जी, जैसे केले के पौधे को अगर फ्लावरिंग आ गई है तो 50 लीटर पानी पर डे का चाहिए, उदाहरण के लिए एक केले को। जी, अब आपके पास वहाँ पर ऑटोमेशन है और वो कैलकुलेट करके बतला रहा है कि आपका आधा घंटा लाइट चला है, किसी कारणवश डीपी का फ्यूज़ जल गया और लाइट बंद हो गया, फिर 2 घंटे बाद लाइट आया है। अगर आपके पास कैलकुलेशन के मैकेनिज़्म है, जो ऑटोमेशन की आप पूरी मेथड फिट कर रहे हो, तो आपके पास तो पॉपअप आएगा कि 5 घंटे में आधा घंटा ब्रेक था, और उसमें अगर आपने पानी की रीडिंग देखने वाला भी मीटर लगा दिया है, तो वो फिर फाइनल कैलकुलेट आएगा कि आपका क्या 50 लीटर पानी पर प्लांट पे गया है, तभी मोटर वॉल चेंज करेगी, वरना वो रुक करके आगे बढ़ेगी। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर क्या होगा कि हमने तो टाइम देख लिया कि रात में हमने वॉल बदले थे और 5 घंटे लाइट चलती है, बीच में हमें नहीं पता कि कौन सा डीपी का फ्यूज़ जल गया, वो इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले ने आकर के फ्यूज़ डाल दिया और वापस चालू कर दिया। हमें तो सुबह पता चलेगा कि 5 घंटे लाइट चल गई और हम खुद जा करके वॉल चेंज करके आएंगे, तो उस फील्ड में आपका इरिगेशन कम हुआ, ये आपको नॉलेज ही नहीं है। जी, तो वो ऐसे छोटे छोटे से एरर बनते हैं जिसकी वजह से पूरे प्रोग्राम में आपका आउटपुट 30% कम होता है। मैंने जहाँ तक समझा है कि अगर आप ऑटोमाइजेशन पे पूरी पैनल और आपको मैसेज डिलीवर्ड हो और पूरा आपके पास डेटा आए जिससे कि आप सेट कर सको कि कितने लीटर पानी हमारे इस फील्ड में जाएगा, अगर इस विधि पे जा रहे हो तो वो किसानों के लिए सोने पे सुहागा है, और उससे आपके निश्चित रूप से उत्पादन में 30% से ज़्यादा वृद्धि होती है और पानी भी बचता है। दूसरा मेरा ऑटोमेशन में एक सवाल ये भी है कि जैसे ईसी और पीएच को भी वो मैनेज करता है। हाँ बिल्कुल। तो आज के समय में जो समस्या है ईसी और पीएच की भी काफ़ी है, आप भी इस बारे में काफ़ी वीडियो बनाते हैं। हमारे किसानों को भी बहुत सारी समस्या आ रही है कि भाई ईसी और पीएच होने के कारण फर्टिलाइजर अपटेक नहीं होता है। तो क्या ऑटोमेशन में ऐसा सिस्टम है कि ईसी और पीएच मैनेज करके वो न्यूट्रिएंट प्लांट को भेजता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो सिस्टम है। ऑटोमाइजेशन पे आप जब जाते हो तो सेंसर लगते हैं, जी, उसमें कुछ सेंसर लगते हैं जो आपका मॉइस्चर मेंटेन करके दिखाएंगे आपको, उसमें कुछ सेंसर लगते हैं जो पीएच की रीडिंग पर डे की देंगे, हर पल की देंगे, उसमें कुछ सेंसर लगते हैं कि ईसी अगर अप डाउन है तो उसमें कुछ अलग से ट्रीटमेंट होता है, कुछ वेंचुरी रहती है जो ईसी को मैनेज करके इंजेक्ट करके पानी को चलाएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ी चेंज होने वाली बात यह है कि फरवरी के महीने में आपके कुएं ट्यूबवेल का वाटर लेवल अलग है, मार्च में अलग है, अप्रैल में अलग है। तो जैसे वाटर लेवल चेंज हो रहा है आपके पानी की तासीर बदल रही है, टीडीएस चेंज हो रहा है, पीएच चेंज हो रहा है, ईसी चेंज हो रहा है, बहुत सारी जगह हार्डनेस चेंज हो रही है। तो ऑटोमाइजेशन में वो फैसिलिटी है कि उसमें कुछ वेंचुरी इंजेक्ट होती है जो इसको बैलेंस करेगी, और यही मुख्य कारण है कि फार्मर की यील्ड 30% प्लस होती है।
बहुत बड़ा कारण है और इस पे किसानों ने विचार करना चाहिए और धीरे-धीरे अपनी नई जनरेशन को ऑटोमेशन की ओर जाना चाहिए। जी। अगला सवाल जलवायु परिवर्तन के ऊपर है। जैसे ही टेम्परेचर अप डाउन होता है या क्लाइमेट चेंज होता है तो इसका इम्पैक्ट क्रॉप के ऊपर क्या होता है? क्या उसमें बदलाव आते हैं? क्या नुकसान होता है या क्या होता है? इसके बारे में थोड़ा आप बताइए हमारे किसानों को। बहुत सारा बदलाव होता है। जी, मौसम परिवर्तन हम जिस क्षेत्र में हैं मैं कहूँ हिंदुस्तान में 3 तरह के मौसम हैं। जी, बट तीनों ऋतुओं को चेंज होने में बीच का जो अंतराल है, वो अंतराल सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। जैसे ठंडी से गर्मी पे शिफ्ट हो रहा है बड़वानी डिस्ट्रिक्ट, जी, तो रात में ठंड है, दिन में टेम्परेचर है, गर्मी है। धीरे-धीरे फरवरी लास्ट आएगा, तो एक पल ऐसा आएगा कि 20 डिग्री से ज़्यादा का वेरिएशन होगा टेम्परेचर में रात के और दिन के 24 घंटे में। तो उसमें कई सारे कीट-पतंग एक्टिवेट होते हैं, कई सारी नई फंगस जनरेट होती है और प्लांट अपने डीएनए स्ट्रक्चर को हल्का-हल्का चेंज करता है। उस समय परिवेश में अगर आप सही से प्लांट को ध्यान दे रहे हैं, इरिगेशन की मेथड में थोड़े-थोड़े बदलाव करना पड़ेगा, क्लाइमेट कंट्रोल में बदलाव करना पड़ेगा। जैसे मैं एक फसल का नाम लूँ, अगर केला है या पपीता है और हम फरवरी से मार्च और मार्च से अप्रैल की ओर जा रहे हैं और फिर अप्रैल के बाद मई, जून जब आएगा तो जून में 15 जून के बाद ठंडी हवाएँ चालू होगी। बीच यहाँ ठंडी लिया, फिर गर्मी, फिर बारिश आने वाली है और वहाँ पर कीचड़ आएगा उस प्लांट के पास। एकदम 45 डिग्री की गर्म हवाएं चल रही मई में और अब जून लास्ट में कीचड़ आया, ठंडा हो गया, बादल आ गए, टेम्परेचर अचानक चेंज हो गया। तो ये बदलाव कभी-कभी प्लांट सहन नहीं कर पाता है। अच्छा, इस बदलाव के लिए आपको मेड़बंदी में नेपियर घास का प्रयोग करना चाहिए या कुछ भी ऐसे बाउंड्रीज में बाम्बू के पेड़ होना चाहिए जिससे गर्म हवाएं रुकती रहे, अप्रैल मई में ज़्यादा ना लगे, जिससे ठंडी हवाएं अचानक से चालू होती है दिसंबर की सर्द रातों में, जनवरी फर्स्ट में, वो प्लांट को डिस्टर्ब ना करे ताकि फरवरी का टेम्परेचर वो सहन कर ले। इसके साथ ही वाटर मैनेजमेंट को ध्यान अगर देगा फार्मर तो फसल नुकसान नहीं करेगी। ठंडी में ताज़ा पानी पर डे का देना है, गर्मी में पानी वाष्पीकृत होता है इसलिए भी पर डे का देना है और बारिश में ज़्यादा पानी का होल्ड हो रहा है तो उसको ड्रेन करना है। पपीता आपका जड़ सड़न आएगा, डंपिंग आएगा, उसका तना गल के गिरेगा पपीता अगर आपने बारिश में कहीं पर भी पानी का जमाव हो गया, क्योंकि पूरी मिट्टी गर्म हो रही है, रूट गर्म हो रही है, प्लांट का तना गर्म हो रहा है अप्रैल मई में और बारिश आती है तो अचानक से ज़्यादा पानी और ठंडा मौसम होता है रात में। तो स्वाभाविक है मौसम बदलने से इफेक्ट आता है, पर फार्मर को वही पॉइंट पे समझ करके अपनी फसलों को ट्रीट करना है। जैसे केले में आपने बताया कि नेपियर घास लगाना चाहिए बॉर्डर पे, तो नेपियर घास के अलावा भी अगर किसान नेट लगाना चाहे तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा क्या उनको? नेट का भी बेनिफिट मिलेगा। नेपियर घास एक शब्द है। जी, आप बाउंड्री पर मक्का लगाओ, ज्वार लगाओ, आप बाउंड्री पर नेट लगाओ, नेट के ऊपर एक ड्रिप लगा दो ताकि उसमें पानी गिरता रहे तो अप्रैल मई की जो गर्म लू है उसकी बजाय छन कर सॉफ्ट होकर के जाएगी। अल्टीमेट आपको जो मौसम तेज है उसको सॉफ्ट करना है। ज़्यादा ठंडी है तो उसको कम करें, ज़्यादा गर्मी है तो उसको कम करें और जून फर्स्ट की ज़्यादा जो तेज़ हवाएं आती है हवा को रोके। तो बॉर्डर जो फार्मर जो सुविधाएं हैं उसके पास वो यूज़ कर सकता है। दूसरा मेरा अगला सवाल है आपसे भैया कि जैसे आपने बी किसान की जो शुरुआत करी है, किसानों की सेवा के लिए जो आप काम कर रहे हो और किसान पाठशाला चला रहे हो, सीखना और सिखाना आपका मेन उसमें जी। उद्देश्य है। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं कि भाई किस तरह से आप लोग किसानों के साथ जुड़ के काम कर रहे हो और भी जो किसान आपको देख रहे हैं या आपको सुन रहे हैं वो आपसे जुड़ना चाहते हैं कि भैया हम किस तरह की क्रॉप करना चाहते हैं, केला, पपीता, गन्ना, बांस, आपने जो भी क्रॉप दिखाई और अन्य क्रॉप जो भी इन्फॉर्मेशन उनको एग्रीकल्चर संबंधित जानकारी चाहिए तो वो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं, इस बारे में थोड़ा आप बताइए। किसान पाठशाला बहुत ही अच्छा शब्द है और फार्मर स्कूल हम 2006 से रन कर रहे हैं। आप खुद संतोष भाई साथ में रहे हैं हमारे। किसान पाठशाला पूरे भारत के लिए है। लर्न और टीच एक प्लेटफॉर्म है। जैसे संतोष भाई अपने आप में फार्मर हैं, लेकिन आज मैं कहूँ तो बहुत अच्छे एग्रोनॉमिस्ट बन चुके हैं जो आप सबको कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। तो ऐसे सारे व्यक्ति जो किसानों के बीच में हैं या किसानों के बीच में नहीं हैं, बाहर के हैं, वो सभी आ सकते हैं किसान पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर।
किसानों को सिखाने के लिए एज ए टीचर, जिसका हमने केवल एक यूट्यूब चैनल बना के रखा है, जिसका एक ईमेल एड्रेस है, और हम 2006 में संतोष भाई अपन 16 मित्रों ने चालू किया था। जी जी। आज 16 लाख से ज़्यादा फार्मर हैं। पूरे भारत के हर राज्य में किसान पाठशाला चल रही है, फार्मर स्कूल है, क्रॉप डॉक्टर है, फसल चिकित्सक जो अपनी फसल को खुद ही एनालिसिस करते हैं किसान पाठशाला से सीख करके। इसका एक छोटा सा पोर्टफोलियो रखा है हमने कि पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति हमें आवेदन कर सकता है किसान पाठशाला लगाने के लिए, उसके गांव में या उसके क्षेत्र में कंटिन्यू चले उसके लिए भी कनेक्ट हो सकता है, जिसके लिए किसान पाठशाला @gmail.com एक ईमेल एड्रेस है, वहाँ पर आप अपना चिट्ठी भेज सकते हैं। आप अपने गांव के 25 किसानों के साइन और आपका विषय, किस विषय में आप किसान पाठशाला लेना चाहते हैं, इसके कुछ सिलेबस बने हुए हैं। जी, बहुत बढ़िया। जैसे स्वस्थ मिट्टी क्या होती है, पानी प्रबंधन क्या होता है, क्लाइमेट कंट्रोल क्या होता है, फर्टिलाइजर कैसे किया जाए। जैसे भैया स्वस्थ मिट्टी की बात बोली आपने, हाँ। तो स्वस्थ मिट्टी के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्रीन मैन्योरिंग करना, हरी खाद लगाना, तो उसका क्या फायदा होता है? थोड़ा इसके बारे में, हरी खाद के बारे में बता दीजिए। स्वस्थ मिट्टी के 2 पैरामीटर हैं। एक तो आपने स्वस्थ मिट्टी रखी, दूसरा क्या वो मिट्टी जीवंत है। जी। तो जो आपका ग्रीन घास लगाने का है, ये हम किसान पाठशाला में गाइड करते हैं कि आप अगर मिक्स फसलें लगा करके, छिड़क करके उसको फिर वहीं आप मिला रोटावेटर के द्वारा मिट्टी में मिलाते हैं, जैसे सन है, ढैचा है, और जिन खेतों में कोई फसल आ नहीं रही है, बंजर है, तो वहाँ पर ज्वार, बाजरा, मक्का सारी मिक्स क्रॉप, दलहन तिलहन फेंकना चाहिए, और उससे जो भी पौधे उग के आए हैं उनको आप रोटेट करोगे। तो ये एक विषय है किसान पाठशाला में कि स्वस्थ मिट्टी और जीवंत मिट्टी कैसे हम बनाएं, उसके बहुत ही अच्छे फायदे हैं। किसान पाठशाला कोई भी ले सकता है और हम निःशुल्क प्रदान करते हैं। पूरे भारत से कहीं से भी आवेदन आता है तो हमारी टीम से व्यक्ति जाते हैं, उनको टाइम देते हैं और पूरे दिन का सेशन होता है, और क्रॉप डॉक्टर जो बनते हैं उनको हम सर्टिफिकेशन भी देते हैं। तो ये प्रोग्राम पूरे भारत के लिए निःशुल्क है, कहीं इसका कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, अगला, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी के समय में जो खेती करो उसमें खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो आपका मिशन भी है और कहना भी कि खर्च आधा उत्पादन किसान ज़्यादा, खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा। जी। तो इसके ऊपर आप कुछ बताइए हमारे किसान भाइयों को कि कम खर्च में उत्पादन ज़्यादा कैसे ले सकते हैं और अच्छी क्वालिटी कैसे निकाल सकते हैं वो। ये एक स्लोगन है जो अपने आप में पूर्ण है, किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा। ये हमने निरंतर खेती करते करते, सीखते सीखते समझा है कि जिस भी व्यक्ति को हम सुन रहे हैं, अगर उसके पास कोई प्रोडक्ट है तो फिर उसकी बात होगी, निश्चित है, तो फिर वो व्यक्ति विषय से भटक जाता है। और किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा की मुहिम में हम 3 चीज़ों को मेन फोकस में लेके चलते हैं, बाद में चौथी, पाँचवीं उसके साथ साथ आती है। पहली चीज़ है, हम फार्मर को बोलते हैं कि आप 70-30 फार्मिंग करें, 70-30 खेती। जी। उसका कॉन्सेप्ट है कि 70% जगह आप पौधे के लिए रिजर्व रखें, हाँ। ताकि उसकी रूट डेवलप्ड हो डेवलपमेंट और उसकी रूट को आप डिस्टर्ब ना करें, वहाँ पाँव ना रखें, वहाँ इरिगेशन हो, वहाँ फर्टिगेशन हो, और हो सके तो वहाँ कास्ट आच्छादन करें, कचरा मल्चिंग करें। जी। 30% जगह खेत में ऐसी रखो ताकि आप हर प्लांट के पास पहुँचे, उसे आप सहलाएं, उसे फर्टिगेशन दें, उसे इरिगेशन दें, उससे बात करें, वहाँ तक पहुँचें, और उसकी जो डे टू डे की आवश्यकता है प्लांट की, उसको आप पूर्ति करें। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा का है, 70-30 फार्मिंग। दूसरा, फार्मर कोई सी भी खेती कर रहा है, जी। केला, पपीता, मिर्च, टमाटर, अनार, नींबू, आम, जाम, मक्का, हर फसल में फार्मर को दवाई और खाद का उपयोग करना है। तो हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लाए हैं जिसका नाम है वीएम स्प्रे, मिट्टी का स्प्रे। यूट्यूब पर कोई भी वीएम स्प्रे डालेंगे गूगल पे, उसको जानकारी मिलेगी। फार्मर मार्केट से कोई सी भी फसल लगाई है तो कभी ना कभी स्प्रे लेके आता है, उसका एक कॉस्ट है, उसका एक खर्चा है। अगर फार्मर ने वेजिटेबल लगाया है, जैसे मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, खीरा है, तो इसमें हो सकता है कि कभी कभी 7 दिन में स्प्रे करना है, अगर शिमला मिर्च है तो 3-3 दिन में भी स्प्रे करना है।
तो फार्मर को आज स्प्रे की कॉस्ट पर ड्रम, 200 लीटर का जो ड्रम है वो 1 एकड़ में स्प्रे हो रहा है या आधे एकड़ में, तो उसका खर्चा 2,000 रुपये, 1,800 रुपये, 2,500 रुपये जा रहा है। उसी खर्चे को जीरो करना है या न्यूट्रल करना है, या आपको मार्केट में रेसिड्यू फ्री अन्न देना है, या आपके खर्चे को कम करके उत्पादन ज़्यादा कैसे लें, तो उसके लिए मिट्टी का स्प्रे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। अपने ही खेत की मेड़ की मिट्टी 5 फीट का गहरा गड्ढा करके ऊपर से नीचे की मिट्टी लेंगे, 2 दिन पानी में गलाएंगे, उसको 2 बार कप्पड़ छान करेंगे तो आपकी पंप की नोजल में अटकेगा नहीं। और आप कोई सा भी स्प्रे कर रहे हो, अल्टरनेट उसको करना है। एक स्प्रे आपने अगर मिर्च लगाई है तो अपना मनपसंद करना है, दूसरा स्प्रे मिट्टी का करना है, फिर तीसरा स्प्रे जो आपको आपके क्षेत्र के एग्रोनॉमिस्ट सलाह दे रहे हैं वो स्प्रे करो। तो इसमें बीच का अंतराल हो गया, उस जो पहले स्प्रे है उसका रेसिड्यू टूट गया, और आपके 3 स्प्रे की बजाय बीच में आपने एक स्प्रे डाल दिया तो आपका एक 30% पैसा बच गया। मिट्टी कहीं से खरीद के लानी नहीं है, वो आपके खेत की मेड़ की है। तो दूसरा हमारा फार्मर को सलाह रहती है कि आप बीच बीच में मिट्टी का स्प्रे डालो। इवन मेरे खेतों में मैं कोई भी पेस्टिसाइड लाता ही नहीं, केवल मिट्टी के स्प्रे से गेहूं पकाता हूँ, चावल पकते हैं, मक्का होती है, सोयाबीन होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इल्ली लग रही है, डॉलर चना, वो मिट्टी के स्प्रे से हो रहा है। तो काफ़ी सारे फार्मर हैं जो उसको उपयोग कर रहे हैं। और तीसरा, फर्टिलाइज़र का एक बहुत बड़ा अमाउंट किसान के जेब से बाहर जाता है। जैसे आज हमने कई सारी चर्चाएं करी, आज बड़वानी में सेमिनार भी था कि ग्लोबल मार्केट में हम बनाना को कैसे बढ़ाएं, और उसमें बातें ये भी निकली कि हम फर्टिलाइज़र कितना डालें। आने वाले समय में भारत सरकार ने एक टैग लगा दिया है कि अब आपका पंजीयन हो रहा है, पंजीयन के हिसाब से आपको खाद मिलेंगे। तो आप फसल कोई सी भी लगाओ, किसी भी एग्रोनॉमिस्ट से गाइडलाइन लो, लेकिन आपको फर्टिलाइज़र लिमिटेशन का मिलेगा। आने वाला भविष्य यही है। तो ये अच्छा भी है। इसमें हम बोलते हैं कि फार्मर को भट्टी खाद की तरफ जाना चाहिए। भट्टी खाद एक, संतोष भाई, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जी। जिससे किसान का इमीडिएट खर्चा आधा होता है। जैसे आपको 1 एकड़ में साल भर में अगर 10 बोरी पोटाश डालनी है और आपने भट्टी खाद को एडॉप्ट किया, तो इसमें आप सीधा 5 बोरी खाद पे आते हो। आधा फर्टिलाइजर होता है आपका मार्केट से खरीदना, और रिजल्ट उसका डबल होता है। उसका छोटा सा कैलकुलेशन है कि आपने 50 किलो का फर्टिलाइजर लिया, वो डीएपी है या पोटास है जी। तो उसके 3 गुना आपको मिट्टी लेना है, अपने ही खेत की मिट्टी जिसमें आपको फर्टिलाइजर डालना है। आपने अगर डायरेक्ट फर्टिलाइजर खेत में डाला है तो वो क्या काम करेगा, फील्ड में जाएगा, उसको पीएसबी, केएसबी जो फॉस्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट करेंगे। पोटास अगर डाला है तो पोटेशियम सॉल्युबल बैक्टीरिया है, उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर प्लांट को खिलाएंगे। ठीक है। और आप उसमें आज फर्टिलाइजर डाला है तो हो सकता है 8 दिन बाद लगे, हो सकता है 10 दिन बाद लगे। जितनी आपकी बैक्टीरिया की गिनती है मिट्टी में, उतनी ज़्यादा तेजी से कन्वर्ट होगा। अगर गिनती कम है तो 20-22 दिन भी लगते हैं आज जो फर्टिलाइजर डाला उसको प्लांट तक पहुंचने में, उसकी रूट को अपटेक करने में। इसकी बजाय आपने जितना फर्टिलाइजर है उसके 3 गुना मिट्टी, उसमें हल्का सा गुड़, गोबर, गोमूत्र डाला, नीचे प्लास्टिक, ऊपर प्लास्टिक से ढका, और इसको 3 से 4 दिन तक रखा। 1 दिन खोल दिया, उसको हल्का सा फुडार दिया और हल्की नमी करके फिर रख दिया, तो 7 दिन में ये जो भट्टी खाद रेडी होगा, ये आपके प्लांट को जितना पोटास आपने लिया है या जितना डीएपी लिया है, फास्फोरस लिया है, उतना 100% लगेगा। जी। और आपको जो रेडीमेड पोटास लाकर डाल रहे हो वो केवल 35% लगता है। डीएपी या एसएसपी आप जो डाल रहे हो वो केवल 20% लगता है। तो आपने पहले ही भट्टी बना करके उस पार्टिकल को तोड़ दिया फील्ड में डालने से पहले। तो ये 3 पैरामीटर हैं जिससे फार्मर अपना खर्चा कम करता है, उत्पादन बढ़ाता है। 70-30 खेती, वीएम स्प्रे और भट्टी खाद। मतलब भट्टी खाद का मतलब आपका कहने का ये है कि भट्टी खाद बनाने से वो प्रोसेस होती है जो पौधे को अवेलेबल फॉर्म में चाहिए, रेडी फॉर्म खाद रेडी फॉर्म में हो जाता है। जैसे भट्टी खाद दिया जाता है तो पौधा तुरंत उसको तुरंत अपटेक करेगा। उसमें एक और बेनिफिट है कि आपकी फील्ड का पीएच कुछ भी हो, आपकी फील्ड का ईसी कुछ भी हो, अगर भट्टी खाद बन करके वो जा रहा है तो वो रेडी फर्टिलाइजर गया। जैसे हम मार्केट में कभी कभी हमारी फील्ड सपोर्ट नहीं करती तो हम वाटर सॉल्युबल लाते हैं। वाटर सॉल्युबल का कैरेक्टर अलग है। जो एमओपी मिल रहा है, म्यूरेट ऑफ पोटास, या डीएपी मिल रहा है या एसएसपी मिल रहा है, उसका कैरेक्टर अलग है, हार्ड फर्टिलाइजर है जी। तो वाटर सॉल्युबल तुरंत लगेगा या थोड़े समय में लग जाएगा अगर आपका पीएच और ईसी सही है।
और ये फर्टिलाइजर हम भट्टी खाद बना करके ही दें, हार्ड फर्टिलाइजर तो ही सही है, तो रेडी तुरंत लगेंगे, वरना टाइम पर अवेलेबल नहीं होंगे प्लांट को। अगली जो डिस्कशन मैं आपसे करना चाहता हूँ भैया, ये है कि अपन केले के क्षेत्र में बैठे हैं, जी, नर्मदा मैया का किनारा है, बहुत जय ही सुंदर। बड़वानी, जी तो और माँ नर्मदा की कृपा यहाँ के दोनों किनारों पे किसानों पे है, जी उसका पानी यूज करते हैं नर्मदा मैया का। और आज के समय में ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा मैया का पानी वर्ल्ड का बेस्ट पानी है सबसे खेती अच्छा के पानी लिए। है। यस, तो दूसरा, यहाँ के बड़वानी क्षेत्र में जहाँ अपन बैठे हैं, यहाँ केले के भविष्य को लेके या केले का एक्सपोर्ट को लेके आपके क्या सुझाव है, या किसानों से क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से काम करें ताकि उनको बेनिफिट मिले इस लाइन में एक्सपोर्ट केला उत्पादन करने में? बहुत सही चर्चा छेड़ी है संतोष जी आपने। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप और हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बड़वानी को भारत का सबसे बड़ा बनाना का हब हम बनाने जा रहे हैं। हमने मुहिम छेड़ी थी 2010 में, खुद के खेत में केला लगाया। जब हम, संतोष भाई आप समझ पाएंगे, जब हम केले के फिंगर के फूल निकाल रहे थे तो यहाँ व्यापारी बोल रहे थे, यार ये पागल हो गया लड़का, अभी फूल निकाल रहा है। हम बात कर रहे थे कि इसको बंच कवर लगाएं, यार ये खर्चा करवा रहा है। हम उसको बात कर रहे थे कि इसको हार्मफुल स्प्रे ना करें और इसमें माइट्स थ्रिप्स को हटाएं। तो वो आज नीड है व्यापार की। और बड़वानी, खरगोन, धार, ये नर्मदा बेल्ट के तीनों डिस्ट्रिक्ट जो दोनों किनारों पर हैं, यहाँ के फार्मर सीखने को तैयार है, सीख रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो फार्मर आगे आ रहे हैं। हाँ, कुछ अवेयरनेस और चाहिए, हम मिल कर के करेंगे। और यहाँ का एरिया डेवलप्ड हो रहा है ऑलरेडी। मेरा एक वर्टिकल है बाइंग एंड सेलिंग का, तो मैं खुद बड़वानी में रहता हूँ, पर मैं मजबूर हूँ कि यहाँ के फार्मर धीरे धीरे सीख रहे हैं, जल्दी से नहीं आ रहे हैं, अडॉप्ट नहीं कर पा। पानी बहुत अच्छा है, ज़मीनें बहुत अच्छी है, और हमें जो फ्रूट केयर चाहिए उसको एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मजबूरी है कि मैं खुद अंतुरली से, जामनेर से, और मैं खुद तेंबुरनी से केला खरीद रहा हूँ। मेरे घर गांव से मैं एक्सपोर्ट की गाड़ी नहीं बना पा रहा हूँ। आपको शायद याद हो लछेटा जी, मैंने 3 महीने पहले एक विज्ञप्ति डाली थी पूरे किसानों के लिए कि 1000 कंटेनर का ऑर्डर है बीके बनाना के पास आज 2026 में। अगर बड़वानी के फार्मर ये बाइट सुन रहे हैं और आगे आते हैं, फ्रूट केयर में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ का भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरे जैसे कई सारे व्यापारी हैं जो आपके लिए माल अच्छी जगह पहुँचाने को रेडी हैं। संतोष भाई, दोनों तरफ एक जैसी दुविधा है। फार्मर को चाहिए अच्छा रेट, ऐसे ही व्यापारी को चाहिए अच्छा माल। अच्छा माल, ये दोनों को थोड़ा थोड़ा समझना है और आगे बढ़ना है। व्यापारी को यहाँ आना है बड़वानी, भैया आप आइए, हम आपको अच्छा माल देने के लिए रेडी है। संतोष जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, किसान पाठशाला प्रयास कर रही है, बी किसान ग्रुप है जो आपके लिए 5x9 पे भी केला लगाया हुआ है जो रसिया जाएगा। 35 स्क्वायर फीट का केला लगना चालू है बड़वानी में, फ्रूट केयर होना चालू हो चुका है, और हम आगे बढ़ चुके हैं। बड़वानी को संतोष भाई हम साथ में रह करके बहुत बड़ा बनाना का बिजनेस अब बनाएंगे। कुछ किसानों ने इस बार प्रयास किया है, बीआई करके भी उन्होंने क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया है, फ्लोरेट निकालना जी, बंच कवर लगाना। तो इस तरह से किसान अपने स्तर से भी प्रयास कर रहे हैं। हमने एक छोटी सी मुहिम छेड़ी है संतोष भाई, जो फार्मर बी किसान ग्रुप से जुड़े हैं, जो यहाँ का प्लांट ले रहे हैं, उनका हम सॉइल टेस्ट फ्री कर रहे हैं, और उनको हम जो फ्रूट केयर में सामान लग रहा है वो दे रहे हैं कि आप अभी अपना फ्रूट केयर कीजिए, बंच कवर, बीआई इंजेक्शन और गाइडलाइंस और एग्रोनॉमिस्ट जाकर के सिखाते भी हैं। जो फार्मर हमसे रजिस्टर्ड हो रहे हैं, थोड़ी सी पहल करी है, और कुछ किसानों ने बेबी स्टेप लिया है, जैसे आप भी काफ़ी किसानों के पास जाकर सिखा रहे हैं। तो ये मुहिम निरंतर जारी रहेगी। जो भी सीखना चाहे आगे आइए, और बड़वानी को हम बिजनेस हब बना करके ही थोड़ा रुकेंगे, वरना रुकेंगे नहीं। दूसरा एक भैया छोटा सा, मैं आपको बीआई के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि जी, लोगों की मानसिकता है कि बीआई क्या होता है। जी, बीआई करने से मेरा खुद का अनुभव है कि आप एक पौधा ऐसा लीजिए जिसको बीआई मत करिए, जी, एक पौधा ऐसा रखिए जिसका बीआई किया हो, खुद डेमो कीजिए। हाँ, तो बरोबर आप 1 से आधा इंच लेंथ का डिफरेंस आना ही आना है। बिल्कुल आना है, बिल्कुल आना है। तो सही कह रहे हो आप। मैंने फील्ड में अनुभव किया है। जो रस चूसक कीट है, जो केले से निरंतर रस ले रहे हैं, उसकी छाल को डैमेज कर रहे हैं, तो वो फल तो
इंजेक्ट उसको दिक्कत आ रही ना, वो डोरमेंसी में जा रहा है, वो बार बार उसकी चमड़ी को फिलअप करने पे लगा है, उसकी वजह आपने बीआई कर दिया और वहां से इंसेक्ट सारे हटा दिए, तो अब वो फल केवल अपनी ग्रो पर है, अपनी लेंथ बढ़ाने पर, अपनी शाइनिंग बनाने पर, अपनी क्वालिटी बढ़ाने पर वो ध्यान है। जैसे अभी मुझे अगर ये उंगली में कोई अगर सुई चुबा दे या आपको कुछ एक कांटा लगा दिया मैंने, तो आप मुझसे बात करते रहोगे, ध्यान कहाँ रहेगा? वहीं पे जहाँ उस पंच पे ध्यान रहेगा। ऐसे ही हमारा फल है, उसके पूरे केले के फिंगर्स पर थ्रिप्स उसको कुरेद कुरेद के खा रही है उसकी चमड़ी को। आप अपेक्षा कर रहे हो कि वो पौधा मुझे ज्यादा उत्पादन दे, अरे पॉसिबल ही नहीं है भाई। वो थ्रिप्स माइट्स को आपको उस फल से हटाना पड़ेगा। उस पौधे का पूरा सेंस उस इंजरी पर है कि उस मेरी छिली हुई छाल को मैं कैसे भरूं। उसका जो हल्का सा रसाव हो रहा है जो हमें दिखता नहीं, क्योंकि थ्रिप्स बहुत छोटी है, बहुत बारीक। उसको वो वापस फिलअप कर रहा है। और इसमें आपने अगर बीआई किया है तो स्वाभाविक है कि वो फल का ध्यान फिर पूरा का पूरा अपने फिंगर्स को बढ़ाने में लगेगा, पौधे का ध्यान, ना कि उसकी चमड़ी को भरने में। इस बार जो भैया अपने क्षेत्र में लास्ट में जो बारिश हुई आखिरी जी महीने में, जी, उस कारण बहुत सारे प्लॉट में रेस्ट डस्ट की समस्या आई रेड रस्ट आया। और पिटिंग डिसीज भी आया। जी तो जैसे आपने बताया कि फ्रूट को थ्रिप्स इंजूर कर रहा है, फ्रूट की स्किन को, जी, जैसे ही बारिश होती है तो बरोबर वो उसके ऊपर फंगल असर इन्फेक्शन भी। दिखता है। जहां जहां भी स्क्रैचेस हैं वहां पर हवा में नमी आई, बारिश हुई तो क्या हुआ, केवल पानी गिरा और बह गया ऐसा नहीं है, वो हवा में कुछ रुका है नमी के माध्यम से, और वो केले के फिंगर पर जाकर चिपक रहा है। रात में ओस गिरती है, उससे नमी चिपक रही है। तो जहां जहां इंजेक्ट हुआ है, उसको इंजरी हुई है, वहां वहां नमी चिपकने से वो रेड रस्ट आ रही है, और उसको व्यापारी कम रेट में मांग रहा है। आपके बेनिफिट है कि आपने बीआई किया तो लेंथ बढ़ गई, कलर शाइन आ गया, आपके पौधे में कोई स्क्रैचेस नहीं है, दाग धब्बा नहीं है, तो व्यापारी स्वाभाविक है कि आपके स्क्रैच वाले केले को और अच्छे केले का रेट तो डिफरेंस आएगा ही, और आपके पैसे में भी वृद्धि होगी कि आपको जो माल कट के जा रहा है 1 रुपये 2 रुपये किलो ही जाना है बढ़ के। अंत में हमारे किसान भाइयों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भैया कि किस तरह से काम करें, हम क्या सहयोग कर सकते हैं, बस थोड़ा सा। मैं फार्मरों को कहना चाहूँगा कि जाग जाओ, हिंदुस्तान ग्रो हो रहा है, और ग्रोसीफाई के साथ और अच्छे से ग्रो हो रहा है। किसान पाठशाला आपके साथ है ही, संतोष जी आपके साथ है, पर जागना आपको खुद को पड़ेगा। जागने से इन द सेंस कि नई नई चीज़ों को हम सीखते रहें, जो हमारे पास है और सिखाते रहें, और व्यापारी को जो चाहिए वैसा माल हम अपने खेतों में बनाएं, ताकि हमारा क्षेत्र डेवलप्ड हो और यूनिटी बना करके चलें, क्लस्टर फार्मिंग करके चलें। तो देश आपका है, ग्रो हो रहा है, साथ में आप भी ग्रो होइए और खूब पैसे बनाइए। आपने जो भैया इतना समय दिया हमारे किसान भाइयों को और जो ज्ञानवर्धक बातें बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी। आप जैसे मित्र जो कनेक्ट रहते हैं और जो फार्मरों तक कुछ बातें पहुंचाते हैं, सत सत नमन आपको, जी। धन्यवाद। थैंक यू।